नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आपके साथ एक बार फिर लाइव हैं देर शाम की चर्चा में। हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं पारस भारद्वाज और उनके साथ भी बातचीत करेंगे। और आज इस शहर में क्या क्या हुआ, दिन भर क्या राजनीतिक गतिविधियां रही, क्या राजनीतिक रूप से लोगों ने समझा इस शहर को, उस पर भी बातचीत करेंगे। पारस, कैसा रहा आज दो बड़ी रैलियां थी। नमस्कार सौरभ जी और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और सबसे पहले तो आज परम श्रद्धेय हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जो हमारे संविधान निर्माता, राष्ट्र निर्माता कहूँगा मैं, आज उनकी जयंती थी, तो सभी मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ जी। शहर में आज तीन बड़ी रैलियां जो है आज शहर में देखने को मिली। तीन रैलियां, मतलब तीन रैलियां बोल दीजिए, या फिर मैं कहूँगा कि आज शहर में एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व डिप्टी सीएम, ये तीन लोग आज शहर में मौजूद थे जी। और अपनी अपनी बात रखने के लिए जगह जगह पर आज बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जा रही थी। तो लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा ही, मतलब खैर हम तो मानते ही हैं उसको, क्योंकि जो अंडर करंट जिस तरीके का चल रहा है इस समय, जो जो शायद अधिकतर लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है जिस तरह का अंडर करंट, तो वो अंडर करंट साफ साफ देखने को मिला। खास तौर से एतमादपुर वाली रैली, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल पास में ही हो रही थी और तो इसको मैं लगातार लाइव देख भी रहा था। मीडिया ने, कई मीडिया बंधुओं ने भी उसको दिखाया कि भाई उसके अंदर कुर्सियां खाली रह गई। सिटी न्यूज़ पर देख रहा था, सिटी न्यूज़ पर भी है, सत्य ओंकार जी वाले जो हैं, सतपाल जी हैं, उन्होंने भी दिखाया कि भाई कुर्सियां जो है वो 2000 आदमी भी पूरे इकट्ठा नहीं कर पाए जी। तो इसका मतलब आप देख लीजिए कि लोगों की जो रुचि है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, क्योंकि लोग मुद्दे की बात करना चाहते हैं। लगातार मैं कृष्णपाल जी के भाषणों को सुनता हूँ, जो जिस भी रैली में जाते हैं उनके भाषणों का मैं बड़ा बारीकी से सुनता हूँ उनको। उनके पास केवल 3 या 4 इश्यूज हैं बात करने के लिए अब तक, जो उन्होंने पूरा चुनाव प्रचार किया है। 370, धारा 370, राम मंदिर, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के कुछ काम जो चाहे उनके फॉरेन डिप्लोमेसी है या उस तरह के कुछ काम है जिनका मतलब हमारे इस आम जनता से कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। ठीक है, राष्ट्र की अपनी एक नीतियाँ होती हैं, राष्ट्र की पॉलिसीज़ होती हैं, हर सरकार आती है वो उसकी अपनी अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, तो ठीक है उनका एक गुणगान करना। और प्लस कुछ नितिन गडकरी जी के जो काम है, जो हाईवे से संबंधित जो काम है, बस उन तक ही उनकी जो पूरी जितना ही भाषण उनका अभी तक रहा है चुनाव प्रचार में। हालांकि मैं इसको चुनाव प्रचार नहीं कहूँगा, क्योंकि चुनाव प्रचार तो तब होगा जब सामने कोई कैंडिडेट आ जाएगा, जब विपक्ष का जो मेजर विपक्ष पार्टी है, जो कांग्रेस का जब कैंडिडेट आएगा, तब हम मानेंगे कि एक्चुअली में कोई चुनाव प्रचार हो रहा है। अभी तो सौरभ जी ऐसा चल रहा है कि जैसे भाई भाजपा के नेताओं ने मंच पर खड़े होकर भाजपा के अधिकारियों के साथ मिलकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा कि हम 10 लाख पार जा रहे हैं, हम 400 पार जा रहे हैं, और सबने तालियां बजा दी। तो ये उस तरह का प्रचार चल रहा है। तो वो कहावत है ना जी कि अंधा बाटे रेवड़ी और फिर अपना को दे, तो वो घूम घूम के अपने ही लोगों से तालियां बजवा रहे हैं और अपने लोगों से वो ये इस बात का प्रचार प्रसार करवा रहे हैं कि भाई इस बार हमारी बड़ी तगड़ी लहर है और हम जो है वो 10 लाख पार से भी ज़्यादा, मतलब अति महत्वाकांक्षी एक उन्होंने नंबर जो है वो दे दिया है 10 लाख पार का। तो उसी के ऊपर वो लोग जो है तालियां बजा रहे हैं। हरियाणा के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, हाँ, एक नया शब्द आज मैंने बोर्ड पे पढ़ने को मिला कि अभूतपूर्व मुख्यमंत्री। जी। और अभूतपूर्व मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि उनके उनके गृह क्षेत्र में करनाल में आज एक पोस्टर वायरल हो रहा है कि बाबा साहिब की जयंती के उपलक्ष्य में जो पीछे बैकड्रॉप डला उसमें बाबा साहिब की फोटो गायब कर दी इन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि शायद अभूतपूर्व ही है मुख्यमंत्री, ऐसा काम इससे पहले हुआ नहीं है कि भाई संविधान निर्माता कोई खत्म कर दिया हो। तो अभी तक तो हम चर्चा ऐसा सुन रहे थे कि कांग्रेस कह रही थी कि संविधान खतरे में। आज उनका पोस्टर देख के मुझे लगा कि बाबा साहिब खुद ही खतरे में आ गए हैं। अब आप देखिए, मेजर इसमें सोचने का विषय ये है कि, या इसके ऊपर जो बात करने का विषय है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है। रहे थे तुम ज्यादा वोटों से जीतोगे या मैं ज्यादा वोटों से जीतूंगा, है? हाँ हाँ, वो ये भी एक चैलेंज देके गए हैं कृष्णपाल जी को कि भाई हम देखते हैं कि भाई मैं ज्यादा वोटों से जीतूंगा या आप ज्यादा वोटों से जीतते हैं। तो इस तरह के मैं कह रहा हूँ ना कि ये आपस में ही एक नूरा कुश्ती सी इनकी आपस में चल रही है कि भाई देखो जी हम ऐसे हो रहे हैं, हम ये जीत रहे हैं, हम वो जीत रहे हैं। पब्लिक को उन बातों से कोई सरोकार नहीं है। पब्लिक जो सुनना चाहती है वो कंटेंट इन लोगों के पास नहीं है, और जो इनके पास कंटेंट है उसको पब्लिक सुन सुन के बिल्कुल पक चुकी है। अब पिछले 3-4 दिनों से लगातार हमारा सांसद कैसा हो इस मसले पर मुझे रोज निकलना पड़ रहा है।
और हम पब्लिक के बीच जा रहे हैं। कभी जहाँ से कोई कॉलोनी से लोग बुलाते हैं, जहाँ से कोई मुद्दा होता है वहाँ से लोग बुलाते हैं और हमारे साथ बातचीत करते हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो पब्लिक बहुत अलग तरह से सोच रही है। पब्लिक को सोचने का जो है, पब्लिक एक तो इस शहर में जो भ्रष्टाचार है उससे बिलबिलाई हुई है पूरी तरह से। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे का जिक्र ना तो प्रधानमंत्री कहीं कर रहे हैं, ना हमारे सांसद कहीं कर रहे हैं, और आप समझ लें कि स्थानीय स्तर के जो छोटे नेता हैं जो, वो तो कहीं उस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। ये बड़ी बात हो रही है। सौरभ जी देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि इनके पास जो मुद्दे हैं वो 3-4 तरह के मुद्दे हैं। विनोद चतुर्वेदी जी लिख ही रहे हैं कि जनता के जो सामाजिक मुद्दे हैं उनका कोई जिक्र ही जी नहीं हो रहा है बिल्कुल कहीं। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं चतुर्वेदी जी इसमें। जनता कुर्सियां के सभी खाली पड़ी थी। जनता के जो मुद्दे हैं वो तो इन्होंने गौण कर दिए हैं। ये चाह रहे हैं कि भाई हम इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दें कि भाई 10 लाख पार जा रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं, ताकि जनता जो है उनको भूलकर और ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई ये तो 10 लाख नहीं आएंगे तो चलो 9 लाख आएंगे, 9 लाख नहीं आएंगे तो चलो 8.5 लाख आएंगे, जीत तो रही है। तो बेसिकली जनता के साथ एक मीडिया के माध्यम से ये लोग एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है। आज भाजपा, अब मैं बोलूँगा तो बहुत सारे कमेंट्स इसमें और आने लगेंगे आईटी टीम की ओर से। आज भाजपा जो है वो प्रतला हार गई है। जी, आज टेकचंद जी का बड़ा शर्मा जी का बड़ा बयान जो है वो आज सब चैनल्स पे चल रहा है। सो आपके चैनल पर भी देखा और भी बहुत सारे चैनल्स पे मैंने देखा, जिसमें उन्होंने बिल्कुल खुलेआम उन्होंने कहा कि भाई मैं, और बड़े गंभीर आरोप लगाकर उन्होंने कहा है कि मैं भ्रष्ट कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ मंच साझा नहीं करूंगा मैं। तो बात देखिए, समझने वाली बात यह है कि भाई हम जहां से बात शुरू करते वो बीच में रह गई बात ये कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है इनको कि भाई एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम, ये तीनों के तीनों एक ही शहर में फरीदाबाद के अंदर, यानी कि फरीदाबाद की सीट को क्या ये सबसे ज्यादा कमजोर सीट मान रहे हैं? क्या ये मान रहे हैं कि हम फरीदाबाद हार चुके हैं तो इसमें हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई 3-3 जो मुख्यमंत्री के लोग हैं, चाहे अभी में है या इससे जस्ट हाल ही में, हालांकि पूर्व क्या है तो एक पॉलिटिकल ड्रामा के तहत उस समय भी हमने चर्चा की थी कि एक पॉलिटिकल ड्रामा ये रचा गया है सारा। तो ये मुख्यमंत्री आप मान के चल लीजिए ये अभी भी सरकार के हिस्से हैं सभी लोग हैं, ठीक है। तो मनोहर लाल जी को तो इवन सुपर सीएम बोला जा रहा है जगह जगह, क्योंकि भाई आज सैनी साहब से ज्यादा जो है वो मनोहर लाल खट्टर जी के काम वो चल रहे हैं। तो बात सारी ये है कि भाई एक तो पब्लिक में जो दिखाया जा रहा है कि भाई 10 लाख पार हो रहे हैं और हम इतने वोटों से जीत रहे हैं और जगह जगह मोदी लहर है और हम तो मोदी लहर के अंदर ही पार हो जाएंगे, ये सब चीजें चल रही है। और दूसरी तरफ ये है कि आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि क्या कृष्णपाल जी अपने दम पर अपने काम गिनवाकर, जो 10 सालों में इन्होंने काम किए हैं, क्या उनको गिनवाकर वो चुनाव नहीं जीत सकते? क्या आज भी कृष्णपाल जी को कांग्रेस के समय की बातें याद दिलवाने की जरूरत पड़ रही है? उनको ये दिलवाना पड़ रहा है याद कि भाई कांग्रेस के टाइम पर देखो ये हुआ, कांग्रेस, अरे भैया कांग्रेस जो है वो 10 साल पहले बीत गई थी। यहां से जब बीत गई थी वो चले गए थे, वो उनके कार्य को जनता ने नकार दिया था, तभी आप लोगों को लेके आए। अब आप लोगों को 10 साल दिए, 10 साल भी ऐसे दिए कि आपको पहले 4.5 लाख वोटों से जितवा के भेजा, फिर आपको 6,38,000 वोटों से जितवा के भेजा, और अब आप हैट्रिक की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अब हैट्रिक की जो तैयारी है उसमें अब जनता सवाल तो करेगी कि जनाब आपको हमने बना के भेजा, आपको हमने अपना नुमाइंदा बनाकर हमने नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा, तो लेकिन भाई मोदी जी के जो काम है वो तो हम तमाम तरह के जो नेशनल चैनल्स हैं, तमाम तरह के जो अखबार हैं, तमाम तरह के जो सोशल मीडिया का जो आईटी सेल केंद्र का जो चलता है उसके माध्यम से हमें पता चल जाती है। तो भाई आप हमें नया काम क्या बता रहे हो? आपने हमें क्या बताया? आप मतलब आप ऐसी कौन सी नई खबर लेके आ रहे हो जो हमारे पास नहीं है, जो राष्ट्रीय चैनल पे नहीं चल रही, और आपको मंच पर मंच सजाकर आपको और रैली बुलाकर और बतानी पड़ रही है आपको? ऐसी कौन सी खुफिया बातें हैं वो? और उनमें कुछ भी खुफिया बातें नहीं है। वही 370, वही राम मंदिर और वही कांग्रेस की बुराई, और कि भाई कांग्रेस ने ऐसा कर दिया और कांग्रेस ऐसी होती थी, और वही वो चीज की है जो है राम मंदिर के निमंत्रण में नहीं पहुंचे। अरे भैया राम मंदिर के निमंत्रण में कांग्रेस के लोग नहीं पहुंचे तो राम मंदिर के निमंत्रण में तो शंकराचार्य जी भी नहीं पहुंचे, तो क्या शंकराचार्य जी भी देशद्रोही हो गए? तो क्या शंकराचार्य जो है क्या वो लोग भी राष्ट्रद्रोही हो गए, रामद्रोही हो गए क्या वो लोग भी? तो बात ये है कि भाई देखिए इन सब बातों का लॉजिकल जो जवाब है वो तब दिया जाए जब सामने कोई कैंडिडेट होगा। जब कैंडिडेट होगा तो इन सब बातों को का भी जवाब दिया जाएगा पब्लिक के सामने।
तो बात ये है कि भाई अभी कोई चुनाव नहीं चल रहा है, अभी तो सिर्फ क्या है कि ये एक जिसको कहते हैं ना शतरंज की बिसात है कि भाई काले वाले जो खिलाड़ी हैं वो आ गए हैं और सफेद वाले जो खिलाड़ी हैं उनको अभी आना है। तो अभी तो ये है कि भाई घोड़ा उठा लिया, खाली मैदान पड़ा हुआ है, भाई 2.5 कदम चल गया, अगर यहाँ पे राजा होता तो मैं ऐसे मार देता, यहाँ पर अगर वजीर होता तो मैं ऐसे मार देता, है कुछ भी नहीं, सामने मैदान खाली पड़ा हुआ है। तो अभी तो कह तो सिर्फ रहे थे आज टेकचंद शर्मा जी, कह तो रहे थे अभी तो मैदान खाली पड़ा, उसमें लंगोट घुमा घुमा के दिखा रहे हैं। हाँ, तो अभी वही है ना, उसमें तो क्या है कि ये कर रहे हैं कि हम 10 लाख पार हो गए, 10 लाख पार हो गए। जी। अब अच्छा, और एक और बड़ी बात सौरभ जी इसमें देखिए, अब क्योंकि बड़ी खुली चर्चा चल रही है, इनके मंच पर जितने भी लोग हैं आप उनको देखिए, या सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी लोग नारे लगा रहे हैं, जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं, जितने भी लोग अपने सुबह सुबह उठते ही बिना मुझे लगता है बिना दंत मंजन किए हुए वो लोग सबसे पहले डालना शुरू कर देते हैं जी 10 लाख पार, 10 लाख पार जो डाल रहे हैं। आप उन सबकी प्रोफाइल करके देखिए, ये मैं जनता को भी एक काम दे रहा हूँ कि आप उन सबकी एक बार हिस्ट्री निकाल के देखिए उन लोगों के, आप देखिए लोग क्या करते हैं। इनके या तो आपको अवैध शराब के धंधे पाएंगे, आपको इनके अवैध कहीं कब्जे कर रखे होंगे, ग्रीन बेल्टों पर कब्जे हैं, कहीं किराए की आमदनी हो रही होगी, कहीं इनके पास कुछ ऐसी इमदाद प्राप्त कर रहे होंगे जिससे इनको लाभान्वित हो रहे हैं। तो मतलब आम जनता जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पिस रही है इस शहर के अंदर, ऐसी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो काटना इनके लिए भारी पड़ रहा है। अभी बादल गड़गड़ाहट हुई, बारिश हुई तो लोगों को मतलब मुझे लगता है कि शायद प्रत्याशी को चिंता हो गई होगी कि भैया अगर बारिश हो गई तो फिर क्या होगा, फिर हम कहाँ कहाँ तक इस विकास को ढकते फिरेंगे, है ना। ढकते फिरेंगे। जी बिल्कुल। आज सुबह भोपाल कॉलोनी में थे हम लोग, सुबह सुबह संडे था और पहुंच गए थे हम लोग वहाँ। भोपाल कॉलोनी मवई के पास एक कॉलोनी है और अच्छी 20-25 साल पहले वहाँ प्लॉटिंग शुरू हुई थी और बड़ी आबादी है वहाँ जो रहती है। अब बड़ी समस्या ये है कि वो जो आबादी है वहाँ वो आज पानी पी पी कर कोस रही थी और मतलब ये तक आरोप थे कि यहाँ की जो सड़क बनाने के लिए पैसा पास हुआ वो पैसा भी खा गए। तो इस लेवल के स्तर के जो आरोप हैं, आप ये समझें कि पिछले 10 सालों में लगभग फरीदाबाद के विकास के लिए और भी कुछ नहीं तो 30,000 करोड़ रुपए के करीब आया होगा और उतने में फरीदाबाद इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक उधड़ के बन जाता पूरा पूरा बन जाता है जी। और मैं तो कह रहा हूँ ये जो 200 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, चलो हम 30,000 करोड़ की बात नहीं करते, हम तो छोटा सा उसमें से हिस्सा उठाते हैं। 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए ये कहाँ लगने चाहिए थे? ये सीवर में लगने चाहिए थे, ये नालियों की सफाइयों में लगने चाहिए थे, ये गलियों को पक्का कराने में लगने चाहिए थे, ये बिजली की तारों की जो व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए लगने चाहिए थे, ये कूड़े को उठने में लगने चाहिए थे, ये जो गौ माता की आज दुर्दशा हो रही है, जगह जगह वो पॉलिथीन खाती घूम रही है पूरे शहर के अंदर, आप देख लीजिए, ये वहां पर होना चाहिए था। ये बेसिक जो नगर निगम के काम है जिसके अंदर चाहे वो डॉग मैनेस है, चाहे वो मंकी मैनेस है, जो बहुत छोटी छोटी जो आम जिससे लोगों को रोजमर्रा के जीवन में जिनसे जूझना पड़ता है, उस तरह की जो काम थे वहां पर लगने चाहिए थे, लेकिन वहां न लग के ये किसी न किसी की जेब गर्म करने में चले गए। आप लापरवाही इस लेवल की समझें कि जो सड़क बना ली, सड़क के किनारे वो जो सड़क में से निकला हुआ मलबा है वो सालों साल ऐसे ही पड़ा है, उसको उठाने की भी जहमत नहीं है कि मतलब उसको उठा के वहाँ पहुँचा दें जहाँ उसका सदुपयोग हो सके, जहाँ वो कहीं भरत के काम आ सके, जहाँ कहीं उसको मैनेज किया जा सके। एक प्लांट भी लगाया है नहर पार, मिर्ज़ापुर में शायद वो प्लांट भी लगाया है, रिवाजपुर में माफ़ कीजिएगा, वो प्लांट भी लगाया है जो वो चक्की पीस देती है, कंक्रीट को पीस देती है, वो प्लांट भी लगाया है। लेकिन उस सब के बावजूद अभी तक पूरे शहर में आप सड़कों पर निकलेंगे, आपको वो जो मलबा है वो सड़कों के किनारे, बनी हुई सड़कों के जो आधी अधूरी बनाई भी हैं उन सड़कों के किनारे ही पड़ा नजर आएगा। देखो जी, ये जो सड़कें जो स्मार्ट सिटी के अंदर इन्होंने जो एरिया 2x2 का एरिया, जो कृष्णपाल जी ने एक बार अपने भाषण में बोला था कि भाई पूरा शहर स्मार्ट सिटी नहीं है, वो भाषण भी मेरे पास कहीं ना कहीं होगा मेरे पास, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बोला था उन्होंने। तो आज रात को निकल जाइए, मैं अधिकतर आजकल मेरा रात को जाना रहता है माँ कालका मंदिर के, उसमें सुबह सुबह जल्दी में निकलना होता है मुझे, तो मैं जल्दी जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ रातों रात पौधे लगाए जा रहे हैं। वो जहाँ पर गंदगी पड़ी थी वहाँ पर फटाफट रात को लेबर लगी रहती है कि वे पौधे लगाने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो चुनाव जीवी जो विकास है, इसको दिखाकर अगर ये सोच रहे हैं कि भाई हम ये जो 5 साल 10 साल का जो लोग जनता को जो दर्द दिया है, अगर ये जनता उसको भूल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि जनता इतनी जल्दी इन चीज़ों को भूलने वाली है। 30-40 दिनों में।
हाँ, 30-40 दिनों में ये अच्छा, जो हमने कभी भी आज तक सड़कों की सफाई होते नहीं देखी, अब आप रात को जिले में अभी आ रहा था रास्ते में, तो अभी भी 2-2 3-3 मशीनें लगी हुई हैं सड़क की सफाई करने के लिए। अरे ये इतना सी तो काम है जो अब आप कर रहे हो, यही काम अगर आप लगातार करते रहते तो जनता भी आपसे खुश रहती, और आपको जो जो इतने भारी मतों से जिताकर आपको जो भेजा था, तो जनता को भी लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारा वोट सही आदमी के पास गया, और हम भी नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की जो गंगा बह रही है, जो बयार बह रही है, हम भी उसके भागीदार बन जाते, हम भी उसके अंदर शरीक हो जाते। लेकिन बात यह है कि भाई शायद मैं तो बार बार ये बोलता हूं कि हरियाणा के अंदर शायद 22 जिले नहीं है, 21 जिले हैं, और ये 22वां जिला जो हमारा फरीदाबाद है ये बिल्कुल यतीम है। और इसके अंदर पहले भी मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने ये कृष्णपाल जी के भरोसे छोड़ दिया, हमें मुख्यमंत्री का सुख नहीं मिला। जैसे भाई किसी बच्चे को होता है ना कि भाई माँ का सुख नहीं मिलता, तो ऐसे ही भाई और सौतेले बाप का सुख मिल गया, तो ये माँ का सुख हमें मिला नहीं, और ऐसे छोड़ के चले गए। और अब जो दूसरे मुख्यमंत्री आए हैं वो रैलियां कर रहे हैं, तो उनके उनकी बात को सुनना नहीं चाहता है, तो बड़ा विचित्र सा वो है। तो फरीदाबाद शहर जो है वो बड़ी दयनीय हालत में है, और ये बात भी अंदर से जानते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता, ये नहीं घूमते क्या यहाँ पर, ये सारा टाइम जितने भी इनके लोग हैं, जो जो नेता हैं, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं बट एक्चुअली में डीलर्स हैं, ये सारा दिन जमीनें ढूंढते घूमते हैं, तो ये इन रस्तों पे नहीं चलते। हम कितनी बार जाते हैं, इनके खूब गाड़ियां घूम रही होती हैं, खेतों की पैमाइश करते घूमते रहते हैं लोग, तो दिखता इनको भी है, लेकिन बस वो वाली बात है कि भाई। केशव भारद्वाज जी ने बड़ी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जो 2 नंबर का काम करते हैं वही बीजेपी का साथ दे रहे हैं इस समय। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप उनके, मैं तो कह रहा हूँ आप उनको देखो ना भाई, इसके अंदर टोटल कुछ तरह के लोग हैं जो इनके साथ लगे हुए हैं, जो 10 लाख पार का नारा दे रहे हैं जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे बच्चे खुचे निरीह व्यक्ति हैं, वो 400 पार के नारे में अटके हुए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जनता जो है वो नारे में ही अटकी हुई है, और मतलब आप समझ लीजिए कि जो एक्चुअल ग्राउंड पे जो काम हो रहे हैं उसकी ना तो कोई आवाज उठा रहा है, ना उसके बारे में कोई बोल रहा है, और जनता इंतजार कर रही है। इतना महत्वपूर्ण मतलब मंत्रालय मिला माननीय मंत्री जी को, मंत्री जी पिछले 10 साल से मंत्री हैं भारत सरकार में। फरीदाबाद में इससे ज़्यादा ताकत आज तक किसी नेता के पास नहीं पहुंची जितनी माननीय कृष्णपाल जी के पास पहुंची। और सबसे बड़ी बात, मज़ेदार बात देखें आप, मैं पीछे पढ़ रहा था, चंद्रकांत यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं नवभारत नवभारत टाइम्स टाइम्स में जी, उन्होंने एक आरटीआई के माध्यम से एक रिपोर्ट दे रखी थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को हमने मकान दिया, उसमें से एक मकान, एक सिंगल मकान फरीदाबाद में किसी आदमी को नहीं मिला है, एक सिंगल। देखिए मतलब आप ये समझें कि हमारे जो जनप्रतिनिधि जो 2.5 करोड़ रुपया भी वापस भेज देते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है फरीदाबाद में जी, वो 2.5 करोड़ रुपया, कितने सारे सीवर के ढक्कन बदले जा सकते थे उस 2.5 करोड़ रुपए से, जो इन्होंने अपना एमपी लेड का पैसा वापस कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने किसी अधिकारी को केंद्र सरकार में, किसी महकमे में किसी को कहने की जहमत नहीं उठाई कि भैया मेरे यहाँ भी कुछ लोग गरीब गुरबा होंगे, उनको कुछ मकान दिए जाने हैं, तो आप उनके लिए मकान उपलब्ध कराइए। एक सिंगल मकान नहीं है। आरटीआई का जवाब है कि फरीदाबाद में इस योजना के, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक सिंगल आदमी को मकान नहीं मिला। सौरभ जी, अगर मकान मिलने लग जाएंगे तो इनकी जो कच्ची कॉलोनी, जो इनके जो वही लोग जो इनको आज 10 लाख पार के जो बात कर करके जो कर रहे हैं, और ये जो कच्ची कॉलोनियां काटते हैं, जो अवैध कॉलोनियां काटते हैं, तो इनके मकान कौन लेगा फिर? तो बात सारी ये हो रही है कि भाई अपने जो लोग हैं उनका भरण पोषण कैसे किया जाए, उनकी जेब गर्म कैसे रखी जाए, और जनता किस तरीके से, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भाई अंततोगत्वा जो पब्लिक है, जो आम नागरिक है, वो मोदी के नाम पर अल्टीमेटली आपको फिर तीसरी बार जिता देगा। लेकिन मैं फिर से बात कह रहा हूं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कहते हैं, है ना, ये एक पुरानी कहावत है कि भाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो भाई अब मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से इनका विकास का रवैया रहा, यही विकास का मॉडल रहा, तो वो वाकई में ऐसा ना हो जाए कि तीसरी बार काम बिगड़ जाए सारा का सारा पूरे फरीदाबाद शहर का। तो और देखिए दोनों हम हर चुनाव को ऐसा नहीं है कि भाई जो 2014 में हुआ वो 19 में भी हो जाएगा, जो 19 में हुआ 24 में भी हो जाएगा। स्थिति परिवर्तन होता रहता है। चुनाव जो है वो हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से आकलन होता है, और चुनाव खत्म हो जाने के बाद ही उसका सटीक आकलन हो पाता है। उससे पहले आकलन कभी भी नहीं हो सकता चुनाव का, सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। तो 2014 का जो इलेक्शन था, मैं ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 14 का जो इलेक्शन था वो बीजेपी के लिए वोट नहीं था, 14 के अंदर वो एंटी कांग्रेस वोट था। टोटल वोट जो मिला था वो एंटी कांग्रेस था। तो शर्मा जी कह रहे हैं लोग जिंदा रहने को भी विकास समझ रहे हैं। तो बात यह है कि देखिए 14 का जो इलेक्शन था उसको हम 19 से कंपेयर नहीं कर सकते। 14 का इलेक्शन एंटी कांग्रेस की वोटिंग पर हुआ, तो एक बड़ी मार्जिन के साथ बीजेपी जो है वो सत्ता में आ गई।
19 के अंदर हुआ कि भाई इनकी थोड़ी बहुत खिलाफत होनी शुरू हुई, तो फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है वो पुलवामा वाली हो गई। उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अब उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी उठाया, तो तब उनको देशद्रोही करार दे दिया गया, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने सबूत मांगे, चाहे राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर कुछ टिप्पणी की, या और नेताओं ने टिप्पणी की कि भाई जो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इंटरनेशनल मीडिया तो इसको ठीक नहीं बता रहा है, उसको ये नहीं कह रहा है कि भाई एक्चुअली में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। लेकिन चलो उस समय एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि भाई एक फुरौर बोलते हैं जैसे उसको इंग्लिश में, तो एक ऐसी लहर चल गई कि भाई आदमी को कुछ नहीं सूझ रहा था। आदमी को लग रहा था कि भाई जो भी इस समय मोदी के खिलाफ बात करेगा वो देश का द्रोही व्यक्ति है, तो देशद्रोही आदमी है। तो उसी लहर के अंदर फिर आप किसी मर्जी को खड़ा कर दो उसके अंदर, तो सौरभ जी चाहे आप किसी भी मर्जी इनके छोटे छोटे कार्यकर्ता को खड़ा कर दो तो वो भी इलेक्शन जीत जाता, तो उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। एक्चुअली में जो फाइट है वो तो 2024 के इलेक्शन में आ रही है, क्योंकि अब काम का आकलन हो रहा है। अब भैया हमने 10 साल जो है कांग्रेस को देके देखे तो कांग्रेस को हटा दिया, अब 10 साल आपको दे दिए, तो अब रिपोर्ट कार्ड तो आपकी बनेगी ना। रिपोर्ट कार्ड तो पूछा तो आपसे भी जाएगा ना कि भाई अब आपने इस शहर के लिए क्या किया, मुझे फरीदाबाद का नागरिक होने का, मुझे आपको वोट देकर बिठाने का, आपकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, आपके जवाबदेही कहाँ है, तो जवाबदेही तो तय करी जाएगी ना उसके अंदर, तय की जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है वो ये है, जैसा अभी वो कह रहे हैं, ललित गौड़ जी भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये उन मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर तो चर्चा ही नहीं करना चाहते, उन पर बात नहीं करना चाहते। देखिए ये बड़ी सफाई जबकि मजेदार चीज देखो, गली में आमतौर पर हमने नहीं देखा कभी इस शहर ने अवतार भड़ाना को या इस शहर ने रामचंद्र बेंदा को भी सांसद के रूप में देखा, लेकिन कभी उन्हें गलियों में जाकर नारियल फोड़ते नहीं देखा। देखिए बात सौरभ जी फिर वही वाली बात है कि अभी कृष्णपाल जी पार्षद से सांसद तक और मंत्री, केंद्रीय मंत्री तक का उन्होंने सफर तय किया, लेकिन अभी उनके भीतर का जो पार्षद है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं निकल पा रहा है। हाँ पार्षद, अच्छा फिर बात ये क्या है कि चलो पार्षद नहीं निकल पा रहा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर पार्षदों के जो काम है उसकी चर्चा नहीं करते। ठीक है, वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ भी हमने फलानी इतनी सड़कें, इतनी हमने खरिंजे पक्के कर दिया, तो फिर ऐसी बातों पे आ जाए। अब बात यह है कि भाई इन्होंने तो जिस दिन से पहले ये निकले हैं, जब से इनकी टिकट अनाउंस हुई है, जब से इन्होंने भाषण देने शुरू करे हैं, इनके पास मैं बता रहा हूँ केवल 4, कभी आप इनके जो भाषण उनको ऑब्जर्व कर लेना, मैं आज बता रहा हूँ आगे तक के इलेक्शन के इनके भाषण में क्या रहने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बार बार रिपीटेटिव हो रहा है कि 370, राम मंदिर, राम भगवान, कांग्रेस की कुछ कमियां, और कांग्रेस जो है वो रामद्रोही है। एक और बात कह रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में बिजली नहीं आती थी, अब बिजली भरपूर आ रही है। मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस की बुराई में लगा लो आप, उसके अंदर कुछ भी लगा लो कि भाई कांग्रेस के टाइम ऐसा होता था, वैसा होता था, और अब ऐसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ कि 10 साल बाद भी आपको अगर कांग्रेस को धुरी बनाकर ही ये आप कह रहे हो कि पार्षद के उससे नहीं निकल पा रहे हैं, वो बात ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ 2014 के उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सिंह चावला कह रहे हैं कि ये पार्षद का चुनाव ही नहीं करवा पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्षदों का चुनाव नहीं करवा पाए। 2014 में जिस तरह का कैंपेन था कि भाई कांग्रेस की बुराई करो, क्योंकि कांग्रेस के एंटी कांग्रेस की एक लहर चल रही थी, कांग्रेस को रिप्लेस करना था। तो ये अब तो भैया आप ही तो बैठे हो, तो अब तो रिप्लेस कांग्रेस को नहीं करना, तो अब आपको क्या कांग्रेस से इतना डर लग रहा है? कांग्रेस तो 10 साल सत्ता से बाहर रही, ठीक है, तो फिर भी आपके दिमाग में कांग्रेस का जो फोबिया है वो बाहर नहीं जा पा रहा है। आप कांग्रेस से इतने भयभीत हो कि कहीं कांग्रेस ने कोई ढंग का कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो ऐसा ना हो कि पब्लिक जो है वो वापस कांग्रेस में चली जाए। और ये बार बार इसलिए कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को वोट देना मतलब देशद्रोह है। ये भाई मैं एक बहुत बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूं, भाई क्या आपके हमारे जो दर्शक हैं, क्या हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था? ठीक है, तो भाई हम पहले से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। मतलब निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हाँ, उन पूर्वजों पर, उनके विवेक पर एक प्रश्न चिन्ह है कि भाई जवाहरलाल नेहरू खुद उठ के जाते थे और कुर्सी पर बैठ जाते थे, उन्हें तो देश की जनता चुनती ही नहीं थी। और देखिए मतलब बात यह है, तो इसलिए ऐसा बोल देना, अब ये तो चलो फिर चर्चा दूसरे उसमें चली जाएगी कि भाई हम उस डिरेल नहीं करेंगे चर्चा को, अपने शहर तक सीमित रखेंगे। पर बड़ी बात करते हैं, आज जो ये तो रैलियां हो गई, रैलियों का कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। आमतौर पर केवल चर्चा ये हो रही है कि कुर्सियां खाली थी, इसके अलावा दूसरी कोई चर्चा इन रैलियों को लेकर नहीं है। देखिए जी कोई चर्चा नहीं है, और वैसे भी मैं मानता हूं कि रैलियां जो हैं अब आज के परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक हो गई हैं। रैलियों में भीड़ कैसे जुटाई जाती है वो सबको पता है, आम जनता को पता है कि भीड़ कैसे जुटाई जाती है। पैसे देके भीड़ लेके आई जाती है, कुछ अपने जो कार्यकर्ता बेस रहते हैं, भाई जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके साथ वैसे भी कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए आ जाते हैं, कुछ मतलब तमाम तरह की भीड़ होती है उसके अंदर। तो और वो जरूरी नहीं है कि जो आपकी रैली में आ रहा है वो आपका वोटर भी है,
है ना। तो अब जो महत्वपूर्ण बात है, सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट चल रहा है, सोशल मीडिया पे लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि वो लाइव रिएक्शन देते हैं, है ना। हालांकि उसमें भी यार बहुत सारे फेरबदल है, टूल्स आ गए हैं कि भाई आपकी फेक आईडीज बन जाएंगी, उसमें टूल, वो तमाम तरह की अलग तरह की चीजें होती बड़ी है। बात ये आज लेकिन की सबसे महत्वपूर्ण बात सौरभ जी इसमें क्या है, अंडर करंट। अंडर करंट जो है वो आज 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 19 में हमारी ऐसी जीत इसलिए आई है क्योंकि बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव अंडर करंट था बहुत जबरदस्त। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि आज फरीदाबाद में कृष्णपाल जी के लिए एक एंटी इनकम्बेंसी लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, उसका एक जबरदस्त अंडर करंट खिलाफ में है। नफरत की हद तक है। मतलब चलिए, मैं नफरत जैसा बड़ा वर्ड तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन हाँ फिर भी मैं पॉलिटिकल भाषा में यही बात बोलूंगा कि भाई इनके खिलाफ एक अंडर करंट है। और इसको मैं एक और जो बात बोलूं कि जनता जरूर इस बार गुमचोट देगी, ठीक है। तो जो गुमचोट है वो बड़ी खतरनाक चोट होती है, सामने वाली चोट तो दिख जाती है लेकिन गुमचोट बड़ी खतरनाक होती है। पर आज अब बात करते हैं, ये जो बयान आज इनकी ओर से आया है, हमारे टेकचंद शर्मा जी की ओर से, पूर्व विधायक रहे और बीएसपी से जीत कर आए हुए विधायक थे, लेकिन उसके बाद उनका थोड़ा प्रेम जागा, भाजपा प्रेम जागा। उन्होंने कहा कि माननीय मनोहर लाल जी अच्छा काम करते हैं और एकमात्र विधायक थे बीएसपी के, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर मुड़ गए। और वो विधायक तो थे वो भाजपा के, लेकिन बसपा के, लेकिन माना ये जाता था कि ये भाजपा के ही विधायक है। हाँ, उनके मंच पर भी और बाद में शायद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इस एश्योरेंस के बाद शायद उन्हें ये एश्योरेंस दिया गया था कि उन्हें पार्टी चुनाव लड़ाएगी जी। और आप ये समझें कि पार्टी ने उनका ये वादा तोड़ा, उनको चुनाव नहीं लड़ाया, और जिस प्रत्याशी को, सोनपाल छोकर जी को चुनाव लड़ाया, तो उनकी दुर्गति इतनी ज़्यादा हुई कि वो पार्टी भाजपा को वहाँ चौथे नंबर पर जाकर संतोष करना पड़ा जी। ये सबसे ख़राब बात ये थी कि भाजपा उससे पहले फिर भी तीसरे नंबर पर आती रही वहाँ, लेकिन उस चुनाव में तो भाजपा चौथे नंबर पर चली गई। और वो मैं समझता हूँ कि आज जो उनकी पीड़ा थी वो पीड़ा झलकी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में टेकचंद शर्मा की जो टिप्पणी है ये क्या इम्पैक्ट पैदा करेगी? ये कहीं ब्राह्मणों में कोई पार्टी के प्रति कोई नकारात्मक भाव तो पैदा नहीं करेगी भाजपा के प्रति? देखिए, टेकचंद शर्मा जी ब्राह्मणों के बड़े लीडर हैं, कद्दावर नेता हैं, पृथला क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े मेहनती लीडर हैं और बड़े बेबाक लीडर रहे हैं और बड़ी अच्छी उनकी शैली वो रहती है। तो उनकी बात जो आज उन्होंने कही है, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो इम्पैक्ट जरूर डालेगी। और क्योंकि वो बिना किसी कारण के नहीं कही उन्होंने, उसके पीछे वाकई में कुछ तथ्य भी छुपे हुए हैं, उसके पीछे वाकई में कुछ ऐसे तजुर्बे रहे हैं उनके इन नेताओं के साथ, चाहे वो कृष्णपाल जी के साथ रहे हों या तमाम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद में रन की जा रही है उस के ऊपर भी उन्होंने सवालिया निशान लगाए हैं। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि केवल ब्राह्मण ही नहीं, ऐसा नहीं है कि एक नेता किसी बिरादरी के उससे विधायक बनते हो, विधायक बने तो 36 बिरादरी के सहयोग से बने हैं, तो और अच्छे लीडर हैं, तो मुझे लगता है डेफिनेटली इम्पैक्ट उसका पड़ेगा ही पड़ेगा और लोगों को हिम्मत मिलेगी। जो लोग अभी बंद कमरों में बातें कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है वो खुलकर इस लोकतांत्रिक पर्व में अपनी हिस्सेदारी दिखाएंगे। और जो जनता इंतजार कर रही है, जैसे मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ कि भाई कोई अच्छा नेता नहीं मिल रहा है हमें, तो एरिक सिंह कह रहे हैं नीरज शर्मा स्वच्छ छवि के नेता हैं। निश्चित रूप से नीरज शर्मा ने एक विपक्ष को इस शहर में जीवित रखा है जी। और मैं आज भी वो भाषण सुन रहा था उनका, लगभग कोविड के दौर में उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने ये जो बसें हैं सरकारी स्कूलों, ये जो प्राइवेट स्कूलों की बसें हैं, इन बसों का उन्होंने चर्चा की थी कि ये जो बसें हैं, ये बसें रैलियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर नेता जो हैं, वो प्रशासन जो है वो सख्त हो पाएगा इन प्राइवेट स्कूलों के बस संचालकों के प्रति। अभी देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई महेंद्रगढ़ कनीना में, जो दुर्घटना हुई उसमें जो मासूम बच्चे थे उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा सिर्फ एक ड्राइवर और उनकी लापरवाही की वजह से। और शायद हो सकता है कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली ये जो बसें हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, नॉर्म्स क्यों फॉलो करेंगे जब रैलियों में इनकी बसों की सेवाएं जो हैं वो पार्टियां लेती हैं। तो आज भी ये तो अभी हाल में घटना हुई है। अब आप देखिए कि फरीदाबाद में जो रैलियां हुई हैं, आज जो रैलियां हुई हैं, उनके मेरे पास फुटेजेस हैं कि फिर से प्राइवेट स्कूल्स की बसें जो है वो आज रैली, उनका काम जो है वो कॉलोनियों से लोगों को भर भर के लाने का काम आज फिर से वो प्राइवेट स्कूल की बसों में दे रखा है। तो यानी कि इतने बच्चों की जो शहादत हुई है, इतने बच्चों का जो आज एक मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई शायद इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना नहीं हो सकती थी एक परिवार के लिए, जो उनके जो चिराग बुझ गए उनके परिवार के लिए। एक गांव में 4 बच्चों की लाशें जली और 4 में से 2 सगे भाई थे।
थे, अब आप सोच मैं सकते कह रहा हूँ ना, जिन घरों के चिराग बुझ गए उनसे भी अगर ये शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं और केवल इनका फोकस सिर्फ इस बात पर है कि भाई हम चुनाव के लिए भीड़ लाने के लिए कैसा तंत्र यूज कर लें। जब देखो पूरे शहर को लूट के खा गए, पूरे शहर का इन्होंने, चाहे आप कहीं मर्जी उठा के देख लीजिए कि भाई जहां पर इनकी हिस्सापत्ति नहीं हो, जो सत्ताधारी नेता जो है, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद भी क्या ही इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये प्राइवेट बसों को हायर कर कर और ये स्कूल के जो बसें हैं उनकी सेवाएं लेना बंद कर दें। इतना इतना चंदा लिया है तो सबके सामने खुल ही गया है, फिर भी पैसा नहीं है, तो फिर सोचने वाली बात है कि ये सेवाएं मुफ्त में क्यों चाहिए। और फिर कई बार मैंने तो कई बार जिक्र भी किया है, और ये मुफ्त में नहीं है सौरभ जी। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल हैं ये शहर में, और किसी भी शहर में अब फिलहाल इस स्थिति में है कि ये वहाँ समानांतर सरकारें चलाते हैं पारस। देखिए सौरभ जी, इस फरीदाबाद शहर में आप बता दीजिए ना मुझे कि कौन सा सरकारी अस्पताल है जो ढंग से चल रहा है। एक बीके हॉस्पिटल है, उसका थोड़ा बहुत इन्होंने जीर्णोद्धार करने की कोशिश की है, तो उसको थोड़ा बहुत रेनोवेट कर दिया होगा, लेकिन अब मशीनों की आज भी कमी है, दवाइयों की आज भी कमी है, मूलभूत सुविधाओं की आज भी कमी है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो कोई, चलो मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल, भाई एक हॉस्पिटल पे प्रेशर कितना ज्यादा है। पारस जी आप ये समझें, जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक अस्पताल खुला, पहले से चलता हुआ अस्पताल था, वो टेक ओवर किया है छायसा में, और उस अस्पताल की हालत ये है कि उसमें 10 करोड़ रुपया महीना खर्च कर रही है सरकार, और आज तक पिछले 4 सालों में आज तक एक सिंगल पट्टी नहीं हुई किसी को। आप सोच सकते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं के तो बादशाह खान अस्पताल में कोई ये जो हार्ट इंस्टीट्यूट है सरकारी, उस इंस्टीट्यूट में किसी को कोई मशीन इन्होंने सील की होगी, वो 1.5 साल में मशीन सील करके खोली नहीं है दोबारा से, ये हालत है वहाँ। तो ये तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कितने गंभीर हैं। देखिए सौरभ जी, मैं बार बार कहता हूँ कि जो इस शहर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसके लिए एक व्यक्ति सरकार चुनता है, गली नाली सड़क सीवर पुलिस प्रशासन शिक्षा व्यवस्था चिकित्सा, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल दरकिनार करके आज शहर के ऊपर फोकस अगर आप देखोगे तो वो या तो अवैध कॉलोनियों को काटने का, शराब के ठेके खोलने का, और जो सत्ताधारी नेता हैं इनकी बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करके, और वो सोसाइटी के जो फ्लैट्स हैं जिनको दीनदयाल योजना, मतलब दीनदयाल जी जिन्होंने घोर गरीबी में अपना जीवन काटा, आज अगर आप दीनदयाल योजना के अंदर कोई मकान, कोई अगर आप प्लॉट लेने जाओगे तो आज कीमत जो है 1.25 लाख रुपए गज की कीमत है जी वहाँ पर। हाँ, तो वो जो प्लॉट है वो 1 करोड़ से ऊपर का पड़ रहा है। हाँ, तो मतलब 100 गज का 1 करोड़ से ऊपर का पड़ रहा है जो प्लॉट है। तो आप मुझे बताइए ना कि भाई इसका मतलब तो फिर तो कृष्णपाल जी सही वापस कर रहे हैं पैसा जो है, कि भाई उनको लग रहा है कि भाई हर आदमी जो है, हर गरीब आदमी 1 करोड़ का जो प्लॉट है वो अफोर्ड कर पा रहा है, तो फिर ये 5.5 करोड़ रुपए जो सांसद निधि में मिल रही है तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें से तो जो उन्होंने 3.25 करोड़ रुपए वापस कर दिए, 5.76 जो इनको मिले उसमें से 3.25 करोड़ वापस कर दिए, तो ठीक वापस कर दिए, क्योंकि जब दीनदयाल योजना के अंदर ही हमें 1-1 लाख रुपए गज का प्लॉट मिल रहा है। तो आप देखिए ना कि हमारा विकास मॉडल क्या है। और मैं तो देखिए आपके चैनल के माध्यम से जनता से कुछ 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा कि आप सवाल करना शुरू कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल कीजिए, इनकी रैलियों में सवाल कीजिए अगर आप रैली में जाते हैं, और आप ये मत देखिए कि आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखिए, आप पार्टी से बिलोंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप गांधारी बन जाएंगे और आप अपने आंखों में पट्टी बांध लेंगे। उससे पार्टी से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप हस्तिनापुर के भीष्म पितामह बन जाएंगे और द्रौपदी का चीरहरण होता रहेगा तो फिर उसके बाद भी आप जो है उसको सहन करते रहेंगे। पारस, आप भाजपा के कार्यकर्ताओं का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। पीड़ा ये है कि दरी वो बिछाते हैं, और जब टिकट देने की बात होती है तो कांग्रेस से इंपोर्ट कर लिया जाता है। हाँ, तो किसी ने एक मुझे मैसेज भी लिखा था कि भाई साहब कभी बात हो तो ये भी रखना कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलने में 33% का आरक्षण मिलना चाहिए। भाई सारी जो टिकट है वो तो कांग्रेस ही लेके जा रहे हैं, तो भाई हमारे हिस्से में क्या आ रहा है। तो मतलब इस तरह के तमाम तरह के जोक्स वगैरह सब चीजें चलते रहते हैं। बट इम्पॉर्टेंट जो बात है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई शहर की जो हालत है इस बॉर्डर से लेकर उस बॉर्डर तक, चाहे वो प्रदूषण के मामले में ले लीजिए, भाई हमने कृष्णपाल गुर्जर जी को 3 नंबर की जीत दिलवाई, फरीदाबाद शहर में 3 नंबर की जीत दिलवाई, और बदले में हमें क्या मिला, हमारा जो शहर है वो प्रदूषण में 3 नंबर पे ले आए। ठीक है, शहर देश में 3 नंबर में सबसे प्रदूषित जो शहर है, ये तो गूगल की रिपोर्ट भी है, इसमें तो कोई भी सर्च करके देखे, 3 नंबर पे आ गया। तो जो 3 नंबर की जीत हमने दिलवाई उसका बदला ये होगा कि हम 3 नंबर के प्रदूषण के ऊपर आ गए। तो और आप देख लीजिए ना कि एक मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, बड़ी एक अच्छी बात है, एक निशांत करके लड़का है, उसने बड़ी अच्छी बात उसमें वो रील्स बनाता है, तो मैं इंस्टाग्राम की रील देख रहा था। वो कह रहा जी अगर मुझे स्विगी से कहीं ऑर्डर मैं वो मंगवाता है, ऐसे कुछ रील्स बना रखी थी, तो कहता जी अच्छा कहाँ खड़े हो, कहता जी मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहता तेरे पीछे ठेका
ठेका है? कह रहा जी हाँ ठेका है। मैं कह रहा भाई उससे 200 मीटर आ गया ये एक और ठेका आ जाएगा। कह रहा हाँ जी आ गया। कह रहा फिर एक आहता दिख रहा है? कह रहा हाँ जी आहता दिख रहा है। कह रहा उसके बिल्कुल सीधा चला जियो एक और शराब का ठेका आएगा। तो मतलब कहने का भाव ये है कि हर 200 मीटर पर एक शराब का ठेका खोलने में तो हम कामयाब हो गए, उन शराब के ठेकों के अंदर नकली शराब तो बेचने में हम लोग कामयाब हो गए, लेकिन जो गरीब के घर में जो नल आ रहा है उस नल के अंदर हम स्वच्छ पानी लाने में कामयाब नहीं हो पाए इन 10 सालों में। तो देखिए जब 10 सालों में इतना विकास ठेकों का हम कर सकते हैं तो क्या गली मोहल्ले नाली का सीवर का इनका विकास नहीं कर सकते? इसका मतलब क्या है कि भाई अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं मिली और जनता जो है वो त्राहिमाम करती रही। और अब जब जब रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के सामने जाने की बारी आई, जब ये बारी आई कि जी हमने इन पिछले 5 सालों में 10 सालों में हमने क्या काम किया, तो फिर अब वो मोदी जी का चेहरा दिखाकर ये दिखा दिया जाता है कि जी अब आप राष्ट्रहित के अंदर अब आपको वोट देना है, अब आप अपने शहर को भूल जाइए। और अगर आप बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हो तो आप देशद्रोही हो। जी, अगर आप बीजेपी को वोट नहीं दे रहे। अभी एक आप सोचिए ना कि इनकी मतलब लुक एट द ऑडेसिटी कि भाई ये लिख रहे हैं एक सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा पोस्ट बड़ी ज्यादा इन्होंने वायरल करने की कोशिश की कि भाई इस बार जब बटन दबाना, इस बार जब आप चुनाव बटन दबाना तो ऐसा बटन दबाना कि अयोध्या में जाकर राम भगवान को नजर मिला सको, है ना। तो इस तरह की ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भाई ठीक है आपकी बात हमने मान ली, हम ऐसा ही बटन दबाएंगे जिससे कि हम राम भगवान से जाके नजर मिला सके। पहली बात तो ईश्वर से कोई नजर नहीं मिला सकता। दूसरी बात यह है कि भाई हम भी राम भगवान को जब बटन दबा के जाएंगे तो हम राम भगवान से ये कहेंगे कि प्रभु जैसे आपने राक्षसों का संहार किया, जैसे आपने दुष्टों को मारा, इसी तरीके से हम भी अपने शहर के दुष्टों का खात्मा करके आज आपके पास आए हैं, तो हमें आशीर्वाद दीजिए। तो हम भी जो है राम भगवान से नजरें मिलाकर हम ये बात वो कहेंगे। तो इसलिए किसी भी तरह के धार्मिक प्रोपेगेंडाज में मत आइए। और ये चर्चा सौरभ जी फिर बहुत लंबी चली जाएगी, किसी और दिन रखेंगे जिसमें मैं वाकई में चर्चा चाहता हूं कि ये चर्चाएं अब चुनाव तक लगातार रहें। नहीं, हम दिन भर में क्या रहे, दिन भर में क्या हुआ है उसका एक विश्लेषण करें हम लोग, और ये समझने की कोशिश करें कि शहर कैसे सोच रहा है, क्या उस शहर में परिवर्तन आ रहे हैं, क्या ये सौरभ जी राम मंदिर पे वोट मांगते हैं। मैं ये कहता हूं कि राम मंदिर पे वोट क्यों मांगते हो? राम मंदिर बनाना जो है वो सरकारों का काम नहीं है। राम मंदिर बनाना जो है वो ट्रस्ट बनाया, जैसे इन्होंने भी तो ट्रस्ट बना के किया ना, तो सरकार ने खुद क्यों नहीं बना दिया राम मंदिर? ठीक है, नहीं बना सकते क्योंकि भाई सरकार जो है वो चलेगी तो संविधान से ना। आज तो बाबा साहब की जयंती भी है, तो सरकार तो संविधान से चलेगी। संविधान के अंदर हम धर्मनिरपेक्ष हैं। संविधान के अंदर जो है हम लोग सरकार अगर मंदिर बनाएगी तो सरकार को मस्जिद भी बनानी पड़ेगी, सरकार को चर्च भी बनाने पड़ेंगे, सरकार को सब चीजें बनानी पड़ेंगी। तो इसलिए क्या है कि भाई ये काम तो चाहे इसमें सरकार का क्या रोल है? पब्लिक के पैसे से मंदिर बना, चंदे के उगाई से पैसे से मंदिर बना, तो सरकार ने कोई डोनेशन थोड़ा ना दे दिया उसके अंदर बनाने के लिए। हाँ ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अमल हो गया, वहां पर योगी जी की सरकार थी, शांतिपूर्वक काम हो गया, कोई हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं हुआ। इतनी हम जरूर मान सकते हैं कि भाई एक किसी कार्य में जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमल लाने में सरकार ने अच्छी तरीके से वो निभाई। ठीक है, तो अब इतिहास को छोड़कर भविष्य की तरफ हमें चलना चाहिए। अब जो शहर जो है, फरीदाबाद शहर जो है वो डेवलपमेंट मांग रहा है। वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हम उनके लिए जो त्राहिमाम जो जनता कर रही है, अब हम वो मूलभूत सुविधाएं चाहते हैं। और अब हम आपसे सवाल करेंगे, जवाबदेही आपकी तय करेंगे। और जो आपने हमें पिछले 5 साल 10 सालों में अगर आपने अच्छा किया तो आपको वोट मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने बुरा करा है, आपने जहां अच्छा करा हो सकता है आपको उसके लिए वोट मिलेंगे। लेकिन जहां आपने नहीं अच्छा किया है, जहां आपने लोगों को मतलब उनकी जो बेसिक जो एमिनिटीज है उससे आपने परेशान रखा है, वहां पर आपको वोट नहीं मिलेंगे। पारस, आज हम भोपाल कॉलोनी में जब थे, टीम वीओएफ जब भोपाल कॉलोनी पहुंची तो एक सज्जन ने बहुत अच्छी बात की कि ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना मांग पत्र, घोषणा पत्र पेश करती हैं और ये बताती हैं कि हम चुनाव कर आएंगे तो हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। कह रहे हम अपनी कॉलोनी से इस बार एक मांग पत्र बनाएंगे और जो नेता उस मांग पत्र पर दस्तखत करेगा, हमारी कॉलोनी उसको वोट करेगी। देखिए कितनी सुंदर बात है कि भाई जो इनका, मैं तो ये कहूंगा, एक बार पीछे किसी और एक समाजसेवी व्यक्ति ने बात उठाई थी कि भाई जो भी इनका घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र को लीगलाइज डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। अगर ये लोग काम नहीं कर पाते हैं उस घोषणा पत्र के हिसाब से, क्योंकि दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसने ये बात बोली थी कि इट इज अ टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो ये लोग पब्लिक को दे रहे हैं, और अगर ये उसको नहीं पूरा कर पाते हैं तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। पब्लिक को इनके ऊपर जालसाजी का मुकदमा चलना चाहिए, किसी भी पार्टी के ऊपर। मतलब मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की नहीं कह रहा हूं। तो मतलब बात है कि घोषणा पत्र को अमल में लेके आना, बाद में कोई ये कहकर ना छूट जाए कि तो जुमलेबाजी थी। हाँ, ये
जी, तो ये ना कह के छूट जाए, तो मतलब जो बोला जाए उसको किया जाए, अदरवाइज दे शुड बी ड्रैग्ड इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, और वहां पर इनसे सवाल किए जाने चाहिए कि भाई आपने ये तो पब्लिक में कॉन्ट्रैक्ट करा है आप लोगों ने कि भाई हम आपको ये देंगे, और उसके बेसिस में पब्लिक ने आपको वोट दिया। अब आप बोल के कुछ और आ रहे हो और आप पब्लिक को अल्टीमेटली दे नहीं पा रहे हो। अब मैं किसी उसमें ये कर रहा था, अभी उसकी हम पड़ताल करने गया, तो खैर उसके ऊपर फिर दोबारा कभी चर्चा करेंगे। जो कृष्णपाल जी ने कहा जी हमने जितने भी रेलवे लाइन्स है वो फाटक फ्री कर दिए हैं, वहां पर कोई फाटक नहीं है, सबके ऊपर जो है वो आरओबी बनाने का काम कर दिया। जबकि लकड़पुर के अंदर मेरे कुछ मित्र हैं जो लकड़पुर से अभी कमेंट्स भी कर रहे हैं, लकड़पुर के अंदर हर हफ्ते, मतलब आप समझ लीजिए कि हर हफ्ते में एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज ट्रेन के नीचे आके कट जाता है, ठीक है। और ये तो आंकड़े ऐसे हैं जो मतलब भयावह आंकड़े हैं, और उसके कई बार तो नारियल फूट चुके हैं कि वहां पर आरओबी बनेगा, कि वहां पर अंडरपास बनेगा, कि क्या होगा, सिर्फ चर्चाओं में रह जाती हैं चीजें। तो और आप देखिए कि अब चुनाव का समय आ रहा है, तो चुनाव के समय पर भी ये झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा है। ये तो ग्राउंड पर है, रातों रात तो आरओबी नहीं बन जाएगा। चल अब मैं और आप सौरभ जी एक काम करते हैं, आप उठाइए अपना माइक और कैमरा, हम चलते हैं जहां से फरीदाबाद में रेलवे स्टार्ट होती है, वहां से फाटक बाय फाटक जाएंगे और फाटक बाय फाटक पड़ताल करते हैं, और आप देख लीजिए कितने आरओबीज बने और कहां पर काम चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो ये तो पड़ताल इनकी करनी पड़ेगी, और तब जाकर हम इनसे सवाल करेंगे, ये क्योंकि बड़ा ही गंभीर विषय है ये। जी, पारस जी स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए और आपका बहुत-बहुत और इसमें कुछ लोग लिख रहे हैं कि भाई डर है और लोगों को डराया जाता है। मैं कमेंट सभी साथ साथ पढ़ रहा था, तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, डराया धमकाया जाता है। और एक मुझे एक शेर याद आ रहा है कि भाई शहर के आइन में जब ये मद लिखी जाएगी, शहर के आइन में जब ये मद लिखी जाएगी, तो एक मिनट भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। तो चलो कोई बात नहीं, फिर जोड़ेंगे फरीदाबाद फिर आपको बताएंगे। शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।